हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है मेरी? जी बॉस। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जल यानी कि वाटर। आपका थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर था जनपदोद्वंद, सेकंड चैप्टर था आपका वायु। ये दो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब है जल, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन है 2 नंबर का, 10 नंबर का और 5 नंबर का कन्फर्म क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे एक बार कर लेते हैं हम बात इनकी। इसमें हम पढ़ेंगे कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, सेफ़ और वोलसम वाटर कौन सा होता है, क्या क्या गुण होते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके टाइप क्या हैं और पानी के सोर्सेज क्या होते हैं, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है और वाटर पॉल्यूशन के कारण कौन कौन से एजार्ट्स होते हैं, वाटर को प्यूरीफाई करने के मेथड्स क्या होते हैं, वाटर की हार्डनेस क्या होती है, वाटर का किस तरह से एग्जामिनेशन करेंगे, उसका टेस्ट कैसा होगा, उसके टेस्ट किस तरह से होंगे, उसका एनालिसिस कैसे होगा, और रेन वाटर जो होता है उसकी हार्वेस्टिंग कैसे होगी, वाटर की रिसाइकलिंग जो होती है वो किस तरह से होगी। इन सभी टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर कहीं से भी एक भी पॉइंट छोड़ के नहीं जाना है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ क्लियर करना है एकदम। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ते हैं वाटर की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। जल का महत्व क्या है। जल जो होता है हमारे जीवन जीने के लिए क्या होती है, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। और ये क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए कंपल्सरी होता है। बॉडी जो होती है, एक ह्यूमन बॉडी जो होती है, उसका टोटल बॉडी वेट जो होता है वो 70% जो होता है, वो पार्ट जो होता है उसका जल होता है। यानी कि एक ह्यूमन बॉडी का 70% भाग किससे होता है, जल का बना होता है। एक व्यक्ति की एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी जो कार्य होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, वो कौन 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 और जो कौन रहता है इनके अंदर, जल रहता है। उनको करवाता कौन है, जल ही करवाता है। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर जैसे वेन है, आर्टरीज है, लिम्फेटिक्स हैं और जॉइंट्स है। और इंट्रा सेलुलरी क्या रहता है, वाटर रहता है। जल जो होता है सभी सेलुलर फंक्शन, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, जॉइंट मूवमेंट करवाता है, रेस्पिरेशन करवाता है, एक्सक्रिएशन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ये थी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं सेफ और वोलसम वाटर क्या होता है। सेफ और वोलसम वाटर वो है जो 3 क्राइटेरिया पर, हमारे जो 3 शर्त हैं उन पे खरा उतरे, यानी वो 3 शर्त हमारी पूरी करे। वाटर ह्यूमन के कंजप्शन के लिए, यानी एक वोलसम और सेफ वाटर जो एक व्यक्ति के लिए पीने योग्य है, वो है जो इन 3 क्राइटेरिया को पार करता हो। पहला क्राइटेरिया है कि वो जो वाटर है वो पैथोजन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, पैथोजन जो होते हैं उनसे फ्री हो। दूसरा है कि उसके अंदर हार्मफुल केमिकल एजेंट्स उसमें नहीं हो, हार्मफुल केमिकल एजेंट से वो पानी फ्री हो। तीसरा, उसकी टेस्ट और उसका ऑर्डर उसमें नहीं होने चाहिए। किसी भी वाटर में कभी भी टेस्ट नहीं होता और कभी भी उसमें किसी भी प्रकार की ऑर्डर नहीं होती, जो स्वच्छ पानी होता है वो। लेकिन अगर वाटर दूषित है किसी भी तरीके से तो उसमें ऑर्डर भी होगी, उसमें कलर भी होगा। तो जिसमें कलर है, जिसमें ऑर्डर है, वो स्वच्छ नहीं है। यूजेबल हो किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए उस पानी को हम यूज कर सकते हैं। ऐसा पानी जो होता है वो कैसा होता है, सेफ और होलसम वाटर होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वाटर के यूजेस, किस तरह से हम पानी को काम में ले सकते हैं। तो पानी को काम में लेने के लिए पहला पर्पज़ है हमारा डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक यूज़ क्या करते हैं हम पानी का, पानी को हम ड्रिंकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग कपड़े आदि धोने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए, टॉयलेट्स में जो फ्लशिंग होती है उन सब के लिए हम क्या लेते हैं, पानी को काम में लेते हैं। तो ये था पहला यूज़। नेक्स्ट है नेक्स्ट पब्लिक यूज़। किस तरह से पानी का पब्लिक यूज़ होता है। स्ट्रीट की क्लीनिंग करने के लिए, किसी भी तरह की कोई क्लीनिंग है उसके लिए, स्विमिंग पूल के अंदर पब्लिक यूज़ होता ही है, पब्लिक पार्क्स के अंदर होता है, और गार्डन्स के अंदर किसका यूज़ होता है, पानी का यूज़ होता है। तो वो कौन सा यूज़ होगा, पब्लिक यूज़ होगा। दूसरा है इंडस्ट्रियल यूज।
इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए जो फैक्ट्री आदि होते हैं, इनके जो प्रोसेस होते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, किसके थ्रू होते हैं? पानी के थ्रू। जैसे उनके अंदर कूलिंग प्रोसेस करना है, किसी भी चीज़ को गर्म करके तुरंत ठंडा करना है, तो जो कूलिंग प्रोसेस है वो है। और जितनी भी प्रोसेसिंग होती है सारी मशीनों की है, या फिर कोई भी कार्य हो रहा है इंडस्ट्री में, किससे होगा? पानी के थ्रू होगा। एग्रीकल्चर पर्पज जो होता है, जिसके अंदर होता है इरिगेशन, जिसमें सिंचाई का जो कार्य होता है, पानी के द्वारा क्या होती है? सिंचाई होती है। फिर आता है पावर प्लांट जो होते हैं, जैसे पानी वाला जो प्लांट है हाइड्रो पावर है, जिसके अंदर क्या होता है? और स्टीम पावर है, जैसे कि कोटा के अंदर रावत भाटा जो प्लांट चलता है, पावर प्लांट चलता है, वो किससे चलता है? पानी से चलता है। और वेस्ट का ट्रीटमेंट अब हम पढ़ेंगे आगे। वेस्ट का मतलब कि डिस्पोजल, अपद्रव्य निर्मूलन क्या होता है, आगे 2 चैप्टर छोड़ के ही है, 2-3 चैप्टर छोड़ के ही हम पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि वाटर के द्वारा ही क्या होता है? वेस्ट का ट्रीटमेंट होता है, यानी कि एक्सक्रीटा का डिस्पोजल वो होता है। अब पढ़ते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के लिए ड्रिंकिंग वाटर सर्वाइव करने के लिए कितना पानी एक व्यक्ति को लेना चाहिए? मतलब कि सर्वाइव करने के लिए और व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के लिए एक व्यक्ति को 2 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। ये जो कैपिटा है ये इसकी इकाई है, याद कर लेना, 2 लीटर पर डे कैपिटा। ठीक है। और अर्बन डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, अर्बन शहरी क्षेत्रों में डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए कितनी सप्लाई होनी चाहिए पानी की? 150 से 200 लीटर पर कैपिटा की वाटर सप्लाई अर्बन एरिया में उनके डोमेस्टिक पर्पज़, उनके डेली यूजेस के लिए इतनी वाटर सप्लाई होनी चाहिए। वहीं रूरल एरिया के अंदर ये सप्लाई कम होती है, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, 40 लीटर पर कैपिटा होती है। आवश्यकताएं जितनी ज़्यादा होती हैं, पानी की आवश्यकता उतनी ज़्यादा होती है। तो शहरों में क्या होता है? ज़्यादा होते हैं ये सब काम, पानी के द्वारा ही होते हैं मैक्सिमम काम, जबकि जैसे बर्तन आदि धोना भी है, डोमेस्टिक कोई भी पर्पज़ देख लो, शहरों के अंदर किससे धोते हैं? पानी से। एक बार के लिए समझा रही हूँ रफली, लेकिन गाँव के अंदर क्या करते हैं? मिट्टी से भी मांज लेते हैं, मांजते हैं ना, वही है साफ़ करना। तो ये है, इसलिए रूरल एरिया के अंदर पानी की आवश्यकता कम होती है। फिर आती है वाटर की प्रॉपर्टीज़। वाटर जो होता है हमेशा कलरलेस होना चाहिए, स्वच्छ वाटर, अपनी बात हो चुकी है इस बारे में। ऑर्डरलेस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होना चाहिए। 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जो होता है वो आइस होता है, लिक्विड वाटर होता है, गैस जो होती है वो स्टीम में होती है। वाटर जो होता है क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं फ्रीजिंग पॉइंट अगर देखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये सब जानते हैं, वेल नॉन चीज़ें हैं। देखते हैं अब वाटर के टाइप। आचार्य चरक ने एक ही प्रकार का जल माना है। कौन सा जल माना है? इंद्रजल। वो बोलते हैं कि जल एक ही प्रकार का है, जो आकाश से गिरता है वही जल है, यानी कि उन्होंने रेन वाटर जो ना उसी को जल माना है, बस एक ही प्रकार का, ज़्यादा भेद नहीं किया उन्होंने। ये जल जो होता है क्या करता है? काल की अपेक्षा रखता है। अर्थात काल की अपेक्षा रखने का मतलब ये है कि ऋतु के अकॉर्डिंग सूर्य, चंद्रमा, वायु, इन सब के अकॉर्डिंग और भूमि की स्निग्धता, उष्णता, शीतलता, रुक्षता आदि से संबंधित जब होता है तब क्या करता है? उसी के गुण वाला हो जाता है। वहीं जो जल होता है वो शरद ऋतु में हंसोदक हो जाता है, वहीं जो होता है वो जल जो होता है ग्रीष्म ऋतु में उष्ण हो जाता है, और शीत ऋतु जब आती है, शीतलता के संपर्क में जब आता है पृथ्वी की में, तो वही जल क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होता है वो जिसके भी संपर्क में, जब काल और देश के अकॉर्डिंग संपर्क में आता है या तो ऋतु के अकॉर्डिंग संपर्क में आता है, तो वो उसी के गुण वाला हो जाता है। कौन? रेन वाटर। अब रेन वाटर या फिर इंद्रजल के गुण इंपॉर्टेंट लगाना, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, कौन कितने गुण होते हैं? 6 गुण होते हैं। शीतम, जो इंद्रजल होता है वो शीत होता है। शुचिम, पवित्र होता है। शिवम, स्वादिष्ट। अष्टम, स्वच्छ, विमल, लघु, षडगुण। इन 6 गुणों से युक्त कौन सा जल होता है? इंद्रजल होता है। शुचि, शीतम, शुचि, शिवम, मृष्टम, विमलम, लघु, षट गुणम। ये कोटेशन है, ये याद करना है आपको। इन 6 गुणों से युक्त कौन सा जल होता है? इंद्रजल होता है। उसके बाद देखते हैं वाटर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत।
यहाँ से ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना वाटर के क्लासिफिकेशन में 2-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बस यहाँ से अभी तो फिलहाल। आचार्य सुश्रुत ने जल को 2 भाग में बांटा। कौन कौन के 2 भाग? उन्होंने बोला कि जल होता है, एक तो अंतरिक्ष जल होता है जिनको आचार्य चरक ने क्या बोला था? रेन वाटर बोला था, इंद्र जल बोला, इन्होंने अंतरिक्ष जल बोला। ठीक है, इसी जल को आचार्य चरक ने इंद्र जल बोला, रेन वाटर। दूसरा होता है भौम। भौम यानी कि एक वो जल है जो सरफेस पे प्रेजेंट है, नदी, तालाब, महासागर, इन सब में। ठीक है, एक वो जल है जो ग्राउंड में है, यानी कि पृथ्वी के अंदर, जो जैसे हम बोरवेल के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू, कुएं के थ्रू निकालते हैं ना, कुएं में पानी कहाँ से आता है? कोई ऊपर से थोड़ा डालते हैं, भौम जल ही तो आता है, यानी ग्राउंड वाटर ही तो आता है वो। तो इस भौम जल के अंदर सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों आते हैं, जबकि इसके अंदर आता है ओनली रेन वाटर। इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इनका हमें डीपली आगे जब हम अभी चैप्टर अब जो शुरू करेंगे ना, अब इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कौन सा सरफेस वाटर, कौन सा भौम जल कहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंतरिक्ष जल जो होता है वो अव्यक्त रस वाला होता है। स्वच्छ वाटर तो वही होता है जिसके अंदर कोई व्यक्त रस नहीं हो। स्वच्छ वाटर के अंदर जो रस होता है वो होता ही नहीं है, वो अव्यक्त ही होता है। अमृत के समान गुणकारी होता है, जीवनीय होता है, गुण में तृप्ति देने वाला होता है और आश्वासजनक होता है। पढ़ा होगा अग्रे के अंदर जब पढ़ते हैं तो उदक आश्वास का नाम करानाम आता है ना, जल देते हैं ना आश्वासन कराने के लिए। ठीक है, श्रम, कलम, मद, मूर्छा, तंद्रा, दाह, इनको शांत करने वाला होता है। थक के आते हैं तो क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। किसी को मूर्छा आती है तो क्या करते हैं? पानी के छींटे देते हैं, पानी पिलाते हैं तो पानी। ठीक है, इनको शांत कराने वाला होता है। अब बताया है कि जो अंतरिक्ष जल है वो 4 प्रकार का है, धार, कार, तुषार, हिम। ठीक है, सुश्रुत ने 2 बोले, अंतरिक्ष और भौम। फिर अंतरिक्ष को बांटा 4 भाग में और भौम को बांटा 7 भाग में। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, जब मेरा ही एग्जाम था तभी आया था। उन्होंने बोला था कि आचार्य वाघभट्ट के अकॉर्डिंग भौम जल के टाइप लिखिए, ये क्वेश्चन आया था, 2017 बैच में आया था। ठीक है, देखते हैं। धार जो जल के रूप में बरसता है उसे धार कहते हैं, यानी कि जो ऊपर से बरसता है ना वो है। अब धार जल फिर 2 प्रकार का हुआ, एक तो गांग जल, एक समुद्र जल। गांग जल जो होता है, जो अश्विन मास जो आता है उसके अंदर जो जल बरसता है, बारिश होती है, वो गांग जल होता है। जब मैंने ऋतुचर्या पढ़ाई थी तो मैंने माह पढ़ाए थे ना, अश्विन, कार्तिक, माघशीस, ये सब वही। पीने में क्या होता है? ये गांग जल श्रेष्ठ होता है, गंगा का जल श्रेष्ठ होता है। समुद्र जल सब जानते हैं कि पीने योग्य नहीं होता है, ये लवण युक्त होता है। समुद्र तो लवण युक्त ही होता है, आम गंदी होता है, त्रिदोष को बढ़ाने वाला होता है। जब पीने योग्य नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिदोष को बढ़ा रहा है। ठीक है, फिर आता है कार, यानी कि ओले। जब बारिश होती है तो ओले होते हैं, जब ओले पिघल जाते हैं तो उनसे जो जल बनता है उसे बोलते हैं कार जल। फिर आता है तौशार, यानी कि ओस की बूंदें जब रात में पत्तियों पर गिरती है और जब उन पत्तियों पर इकट्ठी होती है तो वो पानी, ओस की बूंद गिरी है तो वो पिघलेगी भी तो सही। तो वो जो जल होता है जो रात में पत्तियों पर एकत्र होता है उसे कहते हैं तौशार। हिम, बर्फ़ के पिघलने से ओले अलग होते हैं, बर्फ़ अलग होती है। ओले जो होते हैं एकदम सॉलिड होते हैं और एक तो स्नोफॉल होती है, तो ये वो वाली है। ठीक है, तो बर्फ़ जो होती है उसके पिघलने से, आइस के पिघलने से जो पानी बनता है उसे हिम कहते हैं। जो ग्लेशियर आदि जो होते हैं उनके पिघलने से जो पानी बनेगा उसे हिम बोलते हैं। उसके बाद आता है भौम जल, इसको हटाओ एक बार। अब पढ़ते हैं भौम जल। भौम जल आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि 7 प्रकार का होता है। भौम जल को ग्राउंड और सरफेस वाटर कहते हैं। जो वाटर ग्राउंड में है, जो वाटर सरफेस पे है, दोनों वाटर किस में आएंगे? भौम जल में आएंगे। कितने प्रकार का? 7। कोप, सारस, प्रस्रवण, चौंट्य, नादेय नदी का जल, तड़ाग तालाब का, और ओदबिज, ये 7 प्रकार का होता है। वहीं आचार्य वाघभट्ट ने बोला है कि भौम जल 8 प्रकार का होता है। वैसे वाघभट्ट, वैसे वापी। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि 7 तो सुश्रुत वाले हैं और 1 वापी आ जाएगा, तो 7 तो सुश्रुत वाले और 1 वापी। ठीक है, वहीं सुश्रुत जो होता है इस वापी का किस में मान लेता है? इस कोप में मान लेता है। सुश्रुत ने वाघभट्ट के वापी का समावेश किसमें किया है? कोप में कर दिया, यानी कुएं के अंदर कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये था वाटर का क्लासिफिकेशन अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग, 3 आचार्य के अकॉर्डिंग हमने देख लिया।
उसके बाद हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ठीक है, पहला आता है पानी किस पे आएगा, धरती पे आएगा तो कहाँ से आएगा, बरसात के थ्रू आएगा। दूसरा है कि जो सरफेस पे है वही पानी का सोर्स है कि वहीं से ले लो पानी। जो सरफेस पे है वो किसके अंदर रहेगा, एक तो इम्पाउंडिंग रिजर्वायर, ठीक है, टाँका आदि बनाते हैं ना, वो टैंक बनाते हैं हम, उनके अंदर पानी को रिजर्वायर करके रखते हैं, बारिश का पानी हो किसी का पानी है उसे संचित करके रखते हैं, वो पानी। एक रिवर्स और स्ट्रीम्स, जो झरने आदि नदियाँ आदि जो होती हैं वो सोर्स है हमारे पास सरफेस पे। तो दूसरा हमारे पास टैंक है या तालाब बनाया हमने, कोई टैंक बनाया उसको, ये वाला अभी हम पढ़ेंगे आगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। ग्राउंड के अंदर पानी है तो एक तो शैलो वेल है, शैलो वेल क्या होता है ये भी अभी पढ़ेंगे, जस्ट अभी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि डीप वेल, ठीक है, डीप वेल एक तो गहरा कुआं होता है, एक थोड़ा सा ऊंचाई पर, यानी कि एक तो गहराई में होगा ये कुआं, और ये कुआं जो होगा थोड़ा सा ऊपर होगा। एक लेयर होती है, एक मापन है इम्प्रीवियस लेयर करके, उसके जस्ट ऊपर जो होता है वो शैलो होता है, और यहाँ तक जो कुआं होता है, कुएं की लाइनिंग होती है वो डीप वेल होता है, पढ़ लेंगे अभी हम। एक होता है स्प्रिंग, जो झरना होता है वो होता है, यानी कि नेचुरल तरीके से पानी किस में से निकलता है, धरती के अंदर से आता है और नेचुरल रूप से बहता है, वो होता है ग्राउंड का पानी होता है, उसे कहते हैं स्प्रिंग। जैसे उसमें है ना मनाली के अंदर जो मणिकरण आदि हैं, वहाँ पे है ना ये मणिकरण में, कसोल में, पता नहीं कहाँ पे है कि हॉट वाटर का स्प्रिंग है एक, सुना तो है, देखते हैं। रेन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रेन वाटर जो होता है प्योरेस्ट वाटर होता है नेचर का। फिजिकली जो देखते हैं ये वाटर जो होता है एकदम क्लियर होता है, एक ब्राइट होता है। एक एक सोर्स पढ़ेंगे अब हम, तो पहला पढ़ रहे हैं रेन, हम रेन वाटर कैसा होता है, फिर सरफेस और ग्राउंड वाटर पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो रेन वाटर जो होता है वो प्योर माना जाता है, और ये क्या होता है, क्लियर होता है, साफ होता है, और क्या होता है, स्पार्किंग होता है, ठीक है। केमिकली जो होता है ये वेरी सॉफ्ट होता है, इसके अंदर हार्डनेस जो होती है 5 ppm की होती है। अभी हम पढ़ेंगे अभी आगे थोड़ी दिन बाद, मतलब कल की क्लास में या परसों की क्लास में हो जाएगा, हार्डनेस आएगी वाटर की, कि कितने वाटर की पीने योग्य पानी जो होता है उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हार्डनेस होगी तो क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे हम। तो केमिकली ये वेरी सॉफ्ट होता है, डिजोल्व सॉलिड, सॉलिड को क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है। उसकी ppm कितनी होती है, 5 ppm की इसकी हार्डनेस होती है। बैक्टीरियोलॉजिकली अगर देखें हम तो ये पैथोजन से क्या होता है, फ्री होता है, लेकिन ये जब ऊपर से आता है तब तो ये फ्री होता है, लेकिन जब ये संपर्क में आता है, जमीन के संपर्क में, एटमॉस्फेयर के संपर्क से आता है, तो ये इम्प्योर हो जाता है। और इम्प्योर होकर क्या करता है, ये डस्ट के संपर्क में आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आएगा, गैसेस जैसे CO2, N2, SO2, NO2, इनसे संपर्क में आएगा तो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। फिर पानी आया ऊपर से, NO2 थी, SO2 थी, इनके साथ में इसने रिएक्ट किया तो क्या क्या बनाएगा, ये H2SO4 बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, नाइट्रिक एसिड बनाया इसने, ठीक है। पानी क्या किया, ऊपर से आया तो किसके संपर्क में आया, गैसेस के संपर्क में आया, गैसेस के संपर्क में आया पानी तो किस किस से रिएक्ट किया पानी ने, NO2 SO2 से, दोनों से क्या किया इसने, रिएक्ट किया, रिएक्ट करके क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, ठीक है। और ये एक सॉल्यूशन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड भी मिल गया, नाइट्रिक एसिड भी मिल गया, तो ये डाइल्यूट क्या है, एक सॉल्यूशन बनाया। इसी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। बोलते हैं ना एसिड रेन हुई है ऊपर से, अरे जब एटमॉस्फेयर ही क्लियर नहीं है, आपके वातावरण में वायु प्रदूषण के कारण उस वायु के अंदर NO2 SO2 जैसे गैस विद्यमान अगर हैं, प्रेजेंट हैं, तो वो वहीं की वहीं क्या करती है, रिएक्ट करती है, और वो अम्लीय जल जो होता है वो क्या आता है, धरती पे आता है, उसी को हम बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। ये जमीन पे नहीं है, ये गैसेस तो ऊपर ही रहती है ना एनवायरनमेंट में, वो है, ठीक है। उसके बाद है जब ये रेन वाटर भूमि पर गिरेगा तो विभिन्न रसों में परिवर्तित होगा। देखते हैं अब अलग अलग आचार्य ने अलग अलग भूमि मानी है, देखते हैं। आचार्य चरक बोलता है कि अगर ये जो पानी है ये काली मिट्टी पर गिरेगा, ठीक है, काली भूमि पर गिरेगा तो मधुर रस वाला होगा। लेकिन आचार्य सुश्रुत बोलता है कि अगर ये लाल और कपिल इन दोनों मिट्टी पर गिरता है, लाल मिट्टी पर या कपिल वर्ण की मिट्टी पर गिरता है, लाल वर्ण की मिट्टी पर गिरता है तो कैसा होता है, ये पानी मधुर होता है। लाल ये ओनली, कपिल तुम अम्ल के लिए। आचार्य चरक ने अम्ल के लिए कुछ नहीं बताया, लेकिन आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जब कपिल वर्ण की मिट्टी पर गिरेगा तो अम्लीय रस युक्त होगा।
आचार्य चरक बोलता है कि जब कपिल रंग की मिट्टी पर गिरता है तब तो कैसा होता है, लवणयुक्त हो जाता है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कपिल को किसमें बताया, अम्ल में बताया। आचार्य सुश्रुत बताता है कि जब पांडु वर्ण की मिट्टी पर क्या गिरेगा, पानी गिरेगा, तो वो लवण रस युक्त हो जाएगा। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग याद कर लेना, एक ही याद कर लेना, दो दो तो याद नहीं हो पाएंगे। उसके बाद है कटु। जब पर्वतों पर ये पानी गिरता है, आचार्य चरक बोलते हैं, तो वो कटु रस युक्त हो जाता है। और जब पांडुर भूमि पर ये गिरेगा जल, तो वो तिक्त रस युक्त हो जाएगा। वहीं श्वेत वर्ण की मिट्टी पर गिरता है तो वो कसाय हो जाता है। वहीं आचार्य सुश्रुत बोलते हैं नीले रंग की या नीली मिट्टी या नीली भूमि पर गिरता है, नील मिट्टी पर गिरता है तो वो कटु रसयुक्त होता है। पीत भूमि पर गिरता है या पीले रंग की मिट्टी पर जब गिरता है तो तिक्त रसयुक्त होता है। मतलब नीली मिट्टी नहीं होती, हल्का सा नीला वर्ण लिए होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग जगह होती है। श्वेत वर्ण की मिट्टी पर गिरता है तो इन्होंने भी कषाय बताया। श्वेत वर्ण जो होता है वो दोनों के लिए सेम है। उसके बाद एक के अकॉर्डिंग याद कर लेना, दोनों के अकॉर्डिंग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि ऋतु के अकॉर्डिंग उस अंतरिक्ष के द्वारा जो रेन वाटर आया उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ वो देखते हैं। वही रेन वाटर जब शिशिर ऋतु में आता है तो वो क्या करता है, हेमंत के जल से क्या होता है, इस वाले जल से क्या होगा, ये वाला जल क्या होगा, लघु होगा। जो अंतरिक्ष वाटर अगर हेमंत ऋतु में शिशिर ऋतु में बरसात हुई तो वो जो बरसात आएगी वो हेमंत ऋतु की बारिश की बजाय कैसी होगी, लघु होगी। वो जो जल आएगा वो लघु होगा, कफ और वात का शमन करने वाला होगा, ठीक है। वहीं अगर हेमंत में वो बारिश हुई तो वो जल कैसे होगा, स्निग्ध होगा। तो वो कैसे होगा, सीधी सी बात है, गुरु होगा स्निग्ध होगा तो, और क्या होगा, वीर्य और बल को बढ़ाने वाला होगा। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर वीर्य बल कारक होगा और इसमें कफ और वात का शमन होगा। ये दोनों ठंड की ऋतुएं हैं। उसके बाद अगर वसंत में वही बारिश हुई तो क्या होगा, कषाय मधुर और रुक्ष होगा। वो जो जल होगा वो कौन से रसयुक्त होगा, कषाय रसयुक्त होगा, मधुर रसयुक्त होगा, और प्रकृति में कैसा होगा वो वाटर, रुक्ष प्रकृति का होगा। ग्रीष्म ऋतु में अगर हुआ वही बारिश हुई तो वो कफ का शमन करेगी और रुक्ष होगी। वर्षा ऋतु में जो पानी आता है वो क्या होता है, नया जल होता है, जो क्या होता है, गुरु होता है। बारिश में जो जल आता है वो गुरु होता है, अभिसंधि होता है और मधुर रसयुक्त होता है। मधुर है तो अभिसंधि होगा ही होगा। शरद ऋतु में स्वच्छ होता है, लघु होता है, अनअभिसंधि होता है। तो ये वाला शरद ऋतु का जल जो होता है वो हंसोदक होता है, तो स्वच्छ भी है, लघु भी है, डाइजेस्ट भी जल्दी होगा और अनअभिसंधि भी होगा। तो ये वाला तो याद रह ही जाएगा, हेमंत वाला भी याद रह जाएगा, शिशिर वाला भी याद रह जाएगा। वर्षा के अंदर कोई भी जल आएगा गुरु आएगा। आपको सबको पता है वर्षा की जो ऋतु होती है उसके अंदर वो होता है ना, क्लेद होता है ज़्यादा, पढ़ा ना हमने ऋतुचर्या के अंदर। तो मधु मिला के खाते हैं हर चीज़ में, तो अभिसंधि होता है और मधुर रसयुक्त होता है। ग्रीष्म का कफ का शमन करेगा और रुक्ष होगा। वसंत का जो कषाय मधुर रुक्ष होगा। 3 का याद कर लेना, 3 का इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा रेन वाटर, ठीक है। उसके बाद अब हमारा चल रहा है, ये था हमारा अंतरिक्ष जल जो हमने अब तक पढ़ा है। रेन वाटर अंतरिक्ष ही तो था। आयुर्वेद का रेन हमने पढ़ लिया था, धार कार तुषार हिम। अब हमने मॉडर्न का रेन पढ़ा है। और रेन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि बैक्टीरियोलॉजिकल, केमिकली और फिजिकली पढ़ी है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग और सुश्रुत का भूमि पर संपर्क में आएगा तब कैसे होगा, फिर ऋतु के अकॉर्डिंग उसमें क्या परिवर्तन होगा वो पढ़ा है। ये हमारा अंतरिक्ष जल हुआ है अभी तक। उसके बाद अब हम कर रहे हैं क्या, भूम जल। अंतरिक्ष जल कंप्लीट हुआ, भूम जल। भूम जल में है सरफेस और ग्राउंड वाटर आता है। भूम जल में 7 थे, उसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं कोप, यानी कि वेल, यानी कि कुएं बनाए हुए होते हैं वो। कुएं का जो जल होता है वो क्षार से युक्त होता है, क्षारीय होता है प्रकृति का, और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। कफ का क्षार है तो क्या होगा, पित्त को बढ़ाएगा तो क्या करेगा, कफ का शमन करेगा। दीपनीय होगा, लघु होगा। अब इसके जो टाइप है ये रटने ही है आपको, इसका मतलब कहीं नहीं लिखा हुआ। अश्वपान और सस्सोपान, ये 2 किसके टाइप होते हैं, कूप के टाइप होते हैं। कूप का जो जल होता है उसके 2 टाइप होते हैं, अश्वपान और सस्सोपान। इसका कहीं वर्णन नहीं मिलता है, बस इसके टाइप लिखे हुए हैं। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम, कुएं का मतलब होता है वेल। अब पढ़ते हैं वेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शैलो वेल होता है, एक डीप वेल होता है।
इसके थ्रू समझे कि हम क्या होता है। पहले ये देखो, एक होती है इम्परवियस लेयर, दिख रही है क्या सबको? ये इम्परवियस लेयर दिख रही है क्या? दिख रही है। इम्परवियस लेयर मानी है एक कि एक लेयर होती है, ठीक है, मतलब एक मानक माना है हमने कि ये एक लाइन है, इस लाइन के अगर ऊपर तक यहाँ तक पानी रहा तो ये हम बोलेंगे शैलो वेल, ठीक है। और अगर इस लेयर के नीचे वाले भाग तक पानी रहा तो उसे बोलेंगे हम डीप वेल। क्लियर है? देखो इधर शैलो वेल की डेफिनेशन ये इधर ऐसे है, ठीक है, ऐसे डेफिनेशन पढ़ते हैं। टेप्स द वाटर अबव द फर्स्ट इम्परवियस लेयर, जिस कुएं के अंदर पानी जो होता है वो फर्स्ट इम्परवियस लेयर के ऊपर होता है उसे शैलो वेल कहते हैं। इसमें जो पानी होगा टेप्स द वाटर बिलो द इम्परवियस लेयर, पानी जो होगा वो फर्स्ट इम्परवियस लेयर के नीचे होगा। ये रहा, आ ही रहा है नीचे, आपको दिख रहा है। केमिकल अगर क्वालिटी देखते हैं तो ये पानी जो होता है शैलो वेल का ये मॉडरेटली हार्ड होता है, लेकिन ये वाला जो पानी होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हार्डनेस ज़्यादा है इस पानी की, इसकी कम है। लेकिन हार्डनेस ज़्यादा है तो क्या हुआ, प्योर सबसे ज़्यादा पानी कौन सा होता है? जो गहरा होता है। तो ये प्योर है, लेकिन ये जो होता है ज़्यादातर क्या होता है? कॉन्टामिनेटेड होता है, यानी कि दूषित होता है ये जल। प्राप्ति, ये जो होता है जब गर्मियाँ आती हैं तो शैलो वाले जो कुएँ होते हैं, जो शैलो कुएँ जो होते हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन जो डीप कुएँ होते हैं, जो गहरे कुएँ होते हैं, डीप वेल जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट सप्लाई करते हैं वाटर की। तो ये थे आपके वेल के टाइप। उसके बाद पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण किस तरीके से करेंगे उस आधार पर वेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से कुएं बनाए जाते हैं, एक तो डग वेल बनाएंगे हम और एक हम ट्यूब वेल बनाएंगे। ये थे आपके वेल के टाइप दो। अदर कंस्ट्रक्शन के आधार पर दो टाइप है, डग वेल और ट्यूब वेल, ठीक है। पढ़ते हैं। क्लास डिस्कनेक्ट होगी, वापस ज्वाइन करना, मतलब थोड़ी देर बाद अब टाइम आउट हो जाएगा इसका तब। अब डग वेल पढ़ते हैं हम। डग वेल का निर्माण दो तरीके से किया जाता है, एक तो कच्चा और एक पक्का, ठीक है, अनलाइड और मेजनरी। एक तो कच्चा कुआं बनाएंगे, एक पक्का कुआं बनाएंगे। गड्ढे की तरह कुआं होता है ना, वो है ये। स्टेप वेल सब जानते हैं, बावड़ी टाइप होती है ना स्टेप वेल, ऐसे कुआं एक मतलब यहाँ पानी सा होता है, फिर यहाँ से सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ, फिर इधर से भी सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ आती है, खूब सारी सीढ़ियाँ आती है, सब जगह होगा, सब जगह मिलते हैं स्टेप वेल। ये जो स्टेप वेल होता है ये क्या होता है? पक्का वेल होता है, जिसमें स्टेप्स जो होती हैं यानी सीढ़ियाँ जो होती हैं नीचे पानी की तरफ जाती हैं। इसमें क्या करता है, पीपल क्या करता है, नीचे की तरफ जा सकते हैं, लोग जाते हैं उतर उतर के। ये क्या होते हैं? अनहाइजीनिक होते हैं, हाइजीन इनमें मेंटेन नहीं रहती है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं इनमें हैंड फीट फिशेस से, इनसे क्या होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे गूनिया वॉर्म होती हैं, ये कॉमनली क्या होती हैं ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये जो पानी होता है स्टेप वेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनहाइजीनिक होते हैं, इनका पानी पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ हैजार्ड को रोकने के लिए ओपन डगवेल और स्टेप वेल कभी भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होती है सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। कैसे नहीं बनाने चाहिए? वो डगवेल जो ओपन हो, खुले हो, उनको कवरिंग करके हमने नहीं रखा है, ऐसे नहीं बनाएंगे, और स्टेप वेल नहीं बनाएंगे। तो इनकी जगह कौन से यूज करने चाहिए? फिर सैनिटरी वेल यूज करो। डगवेल की जगह क्या यूज करो? सैनिटरी वेल यूज करो। अब पढ़ते हैं सैनिटरी वेल और आइडियल वेल कैसे होते हैं। डग वेल में ही चल रहा है सैनिटरी वेल और आइडियल वेल। डग वेल तो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये ओपन रहते हैं, तो ये तो हम बनाएंगे नहीं। इनके अंदर स्टेप वेल आते हैं तो स्टेप वेल भी हम नहीं बनाएंगे, तो हम बनाएंगे क्या? हम बनाएंगे सैनिटरी वेल और आइडियल वेल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। एक प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए उनकी, अच्छी तरह से उनका निर्माण होना चाहिए, यानी वेल कंस्ट्रक्ट होने चाहिए, कॉन्टामिनेशन से प्रोटेक्ट होने चाहिए, उनकी कवरिंग करनी चाहिए। एक रेलिंग बनाएंगे हम, एक इस तरह से इसका निर्माण करेंगे कि किसी भी प्रकार की इसका क्या होता है इसमें मतलब पानी जो है, गंदगी जो है इसमें नहीं जा पाए, उस तरह से हम बनाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? वो सेफ वाटर की सप्लाई करेगा, उसे ही बोलते हैं हम सैनिटरी वेल। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। हमेशा ये जो है
सैनिटरी वेल जो है, कॉन्टामिनेशन जो सोर्स होते हैं, जिस एरिया में गंदगी रहती है उस एरिया से क्या होना चाहिए, 15 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। क्या, हमारा सैनिटरी वेल, यानी कि हमारा जो कुआं जो है वो। दूसरा पढ़ते हैं हम, घरों से, जो घर बनाए जाते हैं उनसे 100 मीटर की दूरी पर, ये कम से कम 100 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। और ये जो होने चाहिए हाइयर एलिवेशन पे होने चाहिए। ये बताओ, ये समतल ज़मीन है, यहाँ कुआं बना देंगे। एक बात बताओ, ये कुआं हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये समतल ज़मीन हो गई, यहाँ पे ये कुआं बना दिया हमने। यहाँ की जो भी गंदगी है, यहाँ पे रोड पे से पानी बह रहा है, तो एक बात बताओ, इसमें आया कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा, पानी गिरेगा। अगर ऐसा ना हो, ये समतल ज़मीन है और ये यहाँ पे ये ज़मीन थोड़ी सी उठी हुई है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे कुआं बनाया जाए हैं, तो ये जो यहाँ पे कचरा आएगा वो यहाँ से होके या इधर या साइड में से कहीं निकल जाएगा ना, पानी आएगा, कोई भी गंदगी आएगी वो। तो इसीलिए बोला है कि ये जो है वो ऊंचाई पर बनाए होने चाहिए। जिस जगह पर, जिस ज़मीन के जिस स्लोप पर ऊंचाई हो थोड़ी सी, उस जगह पे क्या बनाने चाहिए, हमें वेल बनाना चाहिए। उसके बाद उसकी लाइनिंग देखते हैं। उसकी लाइनिंग किससे बनाएंगे हम, ईंटों से बनाएंगे, ब्रिक्स की और स्टोन की बनाएंगे। लाइनिंग कितनी बनाएंगे, 20 फीट की गहरी होनी चाहिए, 20 फीट बनाएंगे हम, ठीक है। और 2 से 3 फीट क्या होनी चाहिए, बॉटम से अबव होनी चाहिए। ये है सरफेस एरिया, मतलब कि ज़मीन की तल है ये, तो यहाँ से 2 से 3 फीट ऊंचा तो रखो। ऐसा नहीं है कुआं अगर खोद दिया हमने, कुआं बना लिया तो इसका यहीं पर ढक्कन रख दिया, नहीं, इसको और ऊंचा लेंगे हम थोड़ा सा। अंदर से तो डीप किया, लेकिन ऊपर से भी क्या करेंगे, इसको हम ऊपर करेंगे ताकि कोई भी गंदगी इसके अंदर नहीं गिर सके, ये हमारा पानी जो है वो सेफ रहे, ठीक है। तो बॉटम से कितनी ऊंची रखनी है हमें लाइनिंग, 2 से 3 फीट ऊंची रखनी है। ग्राउंड लेवल जो है ना, इनका जो तल है वो किसका बनाना चाहिए, स्टोन से ही बनाएंगे ताकि वाटर अंदर एंटर होने से रुके। फिर आता है पैरापेट, इतना याद कर लेना, ठीक है। ये पैरापेट क्या होता है, रेलिंग। पैरापेट जो होनी चाहिए, पैरापेट का मतलब रेलिंग बनाते हैं ना, उसके चारों तरफ ये दीवारें तो बना दी, लेकिन एक रेलिंग सी बनाते हैं हम, ठीक है, तो वो है। तो रेलिंग जो होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ग्राउंड से 2 से 2.5 फीट ऊंची होनी चाहिए रेलिंग इसकी। रेलिंग की ये ऊंचाई बता रखी है, कितनी होनी चाहिए, 2 से 2.5 फीट ऊंची होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ होना चाहिए। अब एक बात बताओ, कुआं देखा होगा आपने, जहाँ भी ये मान लो ये कुआं है, तो इसके चारों तरफ एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ होता है ना, मतलब सीमेंट का हो या फिर कच्ची सीमेंट का हो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। और उस प्लेटफॉर्म की स्लोप ना, ऐसे देखना साइड से ना ऐसे होती है कि सब पानी अगर हम निकालते हैं कुएं से और थोड़ा सा पानी अगर गिर भी जाता है, तो वो स्लोप के थ्रू क्या करता है, बाहर ड्रेन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पानी वापस कुएं में गिर रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उनको ढलान वाला बनाया जाता है, उसका जो प्लेटफॉर्म बनाएंगे ना कुएं के बाहर, तो ढलान वाला बनाएंगे ताकि कुएं का पानी जो है, कोई निकाला हमने गंदा, अगर पानी निकालते ही पानी जो है बर्तन आदि में डालते हैं तो गंदा तो होता ही है ना, थोड़ा पानी गिरता ही है, तो वो पानी वापस कुएं में नहीं जाए, इसके लिए क्या होगा, या फिर वहाँ पे इकट्ठा ना हो, इसके लिए स्लोप बनाए जाते हैं साइड में। तो वही बताया गया है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो कंक्रीट और सीमेंट से बनाया होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए और सभी डायरेक्शन में फैला होना चाहिए। ऐसा नहीं एक साइड बना दिया, नहीं, चारों तरफ बनाना है उसके, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर बाहर की तरफ स्लोप होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, पानी का ड्रेनेज होगा। उसके बाद पढ़ते हैं ड्रेन। उसका ड्रेन कैसे होगा, स्प्लिट वाटर जो होता है, जो पानी बिखर जाता है, हम जब कुएं से निकालते हैं उस पानी को बोलते हैं स्प्लिट वाटर। उसको क्या करना है, पब्लिक में ड्रेन करवाना है और वेल से दूर ड्रेन करवाना है। ऐसे नहीं, उसकी निकास की व्यवस्था जो है, ऐसा नहीं कुएं के पास में ही कोई गड्ढा बना दिया या फिर कुछ जगह बना दी, उसमें पानी जाके गिर रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो उससे क्या होगी, बीमारियां फैलेंगी। तो पानी क्या होगा, ऑलरेडी दूषित होगा, उससे मच्छर आदि होंगे, तो क्या होगा, वो पानी को क्या करेंगे, दूषित करेंगे, कुएं में जाएंगे, कुएं को पानी को दूषित करेंगे। ऐसा नहीं है, उसे क्या करना है, किसी दूसरी जगह पर जाकर उसको ड्रेन करवाना है पानी को, ठीक है। फिर आती है कवरिंग। अब ढकेंगे तो सही ना, कुआं बना लिया है तो वेल का टॉप सीमेंट और कंक्रीट से कवर होना चाहिए, उसे आधा आधा कवर कर देंगे। और जिस जगह पे वो एक लगाते हैं ना कुएं के लिए, एक यहाँ पे से गरनी सी लगाते हैं, जिससे यहाँ पे रस्सी बंदी होती है, फिर यहाँ पे एक बाल्टी होती है, फिर यहाँ से लेडीज़ वगैरह खींचती है, तब जाके पानी निकलता है, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो साइड का एरिया ना, इसे कवर कर देंगे, ठीक है। तो यही बताया है कि इससे क्या होगा, सीमेंट और कंक्रीट से कवर कर देंगे, इससे क्या होगा, पॉल्यूशन से बचा रहेगा ये। उसके बाद हैंडपम्प भी तो लगाएंगे एक, वही जो मैंने जो गिरनी बताई ना अभी कुएं से पानी निकालने के लिए, या तो वो लगा लो या फिर हैंडपम्प लगा लो, एक ही बात है।
तो पानी निकालने के लिए क्या लगाएंगे, हेडपम्प होना चाहिए। फिर वाटर की क्वालिटी को भी तो चेक करना है बार बार में, कि क्वालिटी ऑफ वाटर को रेगुलर इंटरवल पर चेक करो। क्या चेक करो, कि उसकी फिजिकल, केमिकल और बायो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी, कि फिजिकली तो ये दूषित नहीं है। उसकी हार्डनेस चेक करेंगे बार बार में हम, ठीक है। उसका क्लोरीनेशन करेंगे, अगर हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे पानी का, कि इसमें अगर बैक्टीरिया आदि हो गया तो उसका क्लोरीनेशन करो। उसकी हार्डनेस चेक करो कि कहीं ज़्यादा हार्डनेस तो नहीं हो गई है कि डिजीज़ करने लग जाए, या हार्डनेस कम तो नहीं हो गई है कि पानी की ज़्यादा डिजीज़ करने लग जाए, कि पीने लायक नहीं है। तो ये फिजिकल, केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी क्या करनी है, चेक करनी है टाइम टू टाइम। फिर आता है कि कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो जिस जगह बनाया गया है वेल, उसके लिए क्या होनी चाहिए, वहाँ की जो जनता है, जो कि आसपास का उस पानी ले रही है, तो वो जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वहाँ की सफाई होनी चाहिए डेली, क्लिनिक होनी चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए वहाँ पे स्ट्रिक्टली। वहाँ पर एनिमल और क्लॉथ वॉशिंग क्या होनी है, प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, यानी मना कर देना है कि यहाँ पे कोई क्लॉथ और एनिमल नहीं धोएगा। वेस्ट को जो होती है, कोई भी प्रकार का जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर नहीं डालना है। ये था हमारा डग वेल, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका, समझते हैं इस चित्र को, इसको एक बार देखो। ये वेल है, पढ़ा हमने, कितना था, 20 फीट का। तो ये है, ये इसकी लाइनिंग है सीमेंट की, ब्रिक्स की बनी हुई है, लाइनिंग ब्रिक्स की बनी है, ईंटों की बनी है। ये हमने प्लेटफॉर्म बनाया, तो ये देखो मैंने स्लोप बनाया ना इधर, तो यहाँ से जो पानी निकालेंगे वो इधर इधर गिर जाएगा, ठीक है। ये हमने हेडपम्प लगा दिया, हेडपम्प का ये रहा पाइप जा रहा है अंदर, पानी के अंदर डूब रहा है। और ये साइड से क्या कर दी, ब्रिक लाइन हो गई। और ये हमने पैरापेट लगा दिया, यहाँ पे एक रेलिंग लगा दी साइड के अंदर, ताकि कोई गिर आदि ना जाए, मतलब लगा देते हैं ना, थोड़ी सुरक्षा के लिए रेलिंग लगा देते हैं, वो कोई बच्चा आदि दुर्घटना ना हो जाए इसके लिए, ठीक है। और ये साइड के अंदर ये मिट्टी होती है, कुएं के बाहर मिट्टी तो होगी ना थोड़ी बहुत, तो ये मिट्टी हो गई। तो ये इस तरह से आपका डगवेल कंप्लीट हुआ। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है क्योंकि टाइम आउट हो गया, दोबारा ज्वाइन करो ताकि ट्यूबवेल शुरू करते हैं, ठीक है। वापस ज्वाइन करो अभी।